नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू यो जीएस। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टेट ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे विच इज़ अ पार्ट ऑफ चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे समझिए, जो जीवीए है ये बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फॉर एग्जांपल, और ये एट कांस्टेंट प्राइस पे, एट कांस्टेंट प्राइस with respect to 2011-12 to adjust inflation. फॉर एग्जांपल, अगर आप जीवीए कैलकुलेट करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, तो आपको कंपेयर किया जाएगा, ये ग्रोथ जो कंपेयर किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 24। अब देखते हैं, जीवीए ग्रोथ ऑफ 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर इज मेजर एट कांस्टेंट प्राइस टू एडजस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे किया जाता है। ग्रोथ परसेंटेज इज कैलकुलेटेड इन कंपेयर टू द बेस ईयर, नहीं, ये प्रीवियस ईयर यहाँ पे जो बताया वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे किया जाता है, नॉट टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। एक गलत है। इज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, ना कि बेस ईयर। यहाँ पे ये ट्रैप है। देखिए, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ग्रो एट 3.8%, while construction sector recorded the highest growth at 9.4%. सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पे देखिए, एग्रीगेट जो जीवीए 6.4% है, जहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड एट 3.8%, while इंडस्ट्रीज 6.2%, सर्विस सेक्टर 7.2%। और यहाँ पे ही डिकोड करते हैं, ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इंडस्ट्रीज के अंदर 4 सब कंपोनेंट है आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, फॉर एग्जांपल कोल माइनिंग, यूटिलिटी सेक्टर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और फोर्थ कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल रोड। यहाँ पे देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 3.6% रिकॉर्ड किया गया है, वाइल कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो ग्रोथ है वो 9.4% रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पे देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ है वो सबसे कम है, 3.4%। दिस इज वीकर ड्यू टू ग्लोबल जो डिमांड है, ग्लोबल जो डिमांड है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला है। सो 1 and 3 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जीवीए 3.6% है, वाज वीकर ड्यू टू ग्लोबल स्लो डाउन इन डिमांड। इस क्वेश्चन में देखिए, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियाज नेशनल अकाउंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 कंसिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए, स्टेटमेंट 1 जो है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर अराउंड 61% ऑफ नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉमिनल जीडीपी का बात किया गया, एंड ग्रू एट 7.2% एट कांस्टेंट प्राइस। इट मीन्स बेस ईयर क्या होगा, 2011-12।
तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कंसिस्ट अबाउट 30% ऑफ नॉमिनल जीडीपी, 30% ऑफ नॉमिनल जीडीपी रजिस्टर एट 7.1% रियल ग्रोथ। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 61.4% है, जहाँ पे ग्रोथ ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जहाँ ग्रोथ रेट 7.2% रिकॉर्ड किया गया एट कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पे देखिए नॉमिनल जीडीपी मतलब अगर नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो एक करेंट जीडीपी का बात किया गया है, जहाँ पे करेंट जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी बोलिए 330 लाख करोड़ रिकॉर्ड किया गया है, जबकि रियल जीडीपी जो है अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, तो वहाँ पे नॉमिनल जो रियल जीडीपी है वो अराउंड 188 लाख करोड़ रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे 61.4% है वो विथ रिस्पेक्ट टू नॉमिनल जीडीपी है। So first is correct. Gross fixed capital formation constitutes 30% of nominal GDP and listed ये भी सही है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए among the major sector of GBA at current price, यहाँ पे देखिए अगर सेक्टर का बात आएगा ना तो जीबीए को जो यूज किया जाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड को जो यूज किया जाता है वो सेक्टोरल एनालिसिस के लिए किया जाता है, ठीक है। एट करेंट प्राइस इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर। यहाँ पे देखिए जो 3 सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, सर्विसेज बोल दीजिए, तो यहाँ पे लगभग 55% जो कंट्रीब्यूशन रहा है जीबीए में इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्री का 27% एंड एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है अराउंड 18% रहा है। तो अमंग द मेजर सेक्टर ऑफ जीबीए एट कांस्टेंट प्राइस इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर फॉलो बाय सर्विस, नहीं लार्जेस्ट जो है सर्विस सेक्टर है, देन फॉलोड बाय इंडस्ट्रीज। द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी इन जीबीए एट करेंट प्राइस वाज लेस देन 1/5। ये जो सर्विस सेक्टर है ये 55% और जो 27% है ये ऑफ जीबीए है, नॉमिनल जीबीए, नॉमिनल मीन्स करेंट प्राइस, एट करेंट प्राइस, ठीक है। तो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन जीबीए एट करेंट प्राइस वाज लेस देन 1/5, ठीक है, लेस देन 150 है वो, 100 का अगर 1/5 करेंगे तो 20% होगा, तो 20% से ये कम है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, 1, 2 and 4 ऑप्शन बी। सेम ही है यहाँ पे, जो सर्विसेज रहा है लार्जेस्ट, नोट द इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 17.9% ऑफ जीबीए, जो ग्रोथ रहा है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का वो 17 अराउंड बोल दीजिए अराउंड 18% है, विच इज लेस देन 20%। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अराउंड 61% 61.4% ऑफ जीडीपी। यहाँ पे देखिए जब सेक्टोरल एनालिसिस किया जाता है तो विथ रिस्पेक्ट टू जीबीए, और यहाँ पे जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है या फिर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी, वो ध्यान रखिएगा। With reference to the concept of GBA and GDP in India, consider the following statement. Okay, GBA is reported at basic price, while GDP is reported at market price. This is correct. GDP is obtained by adding product tax
and subtracting product subsidy from GBA. That is, GDP is equal to GBA plus product tax minus subsidies, product subsidies. Okay. So this is correct. For sectoral analysis, GDP is preferred over GBA as it reflects consumer trend. नहीं, ट्रेंड मोर एक्यूरेट नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, जीबीए और जीडीपी, यहाँ पे थोड़ा कंपेयर देख लेते हैं कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंसेस है. ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत है. जीबीए इज कैलकुलेट एट बेसिक प्राइस, that is, it exclude taxes. GDP is calculated market price. It include taxes, product taxes. यहाँ पे थोड़ा देखेंगे प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है. तो आप पहले कंपैरिजन का एक टेबल देख लेते हैं. जीबीए बेसिकली कैलकुलेटेड बेसिक प्राइस एंड दिस इज कैलकुलेट मार्केट प्राइस, दैट इज इंक्लूड टैक्स. ओके, इसमें बेसिक प्राइस होता है. चलिए यहाँ पे क्लियर कर देते हैं. ये जो टैक्स होता है ना, वो बेसिकली प्रोडक्ट टैक्स होता है, प्रोडक्ट टैक्स. ओके, ये यहाँ पे बेसिक प्राइस होता जीबीए कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन टैक्स इंक्लूड किया जाता है, प्रोडक्शन टैक्स. अब ये क्या होता है, देखिए प्रोडक्शन टैक्स ना बेसिकली इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए जो टैक्स पे किया जाता है या जो फी पे किया जाता है इंडस्ट्री द्वारा, फॉर एग्जांपल लाइसेंस फी या फिर पॉल्यूशन फी, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स. ठीक है, ये पर यूनिट पे चार्ज नहीं किया जाता है. ये ओवरऑल फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन टैक्स. और जो प्रोडक्ट टैक्स होता है वो पर यूनिट पे चार्ज किया जाता है. ठीक है, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो जीएसटी, इन एक्साइज ड्यूटी. ओके, एक्साइज ड्यूटी हो गया, या फिर बोल दीजिए इंपोर्ट ड्यूटी. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा प्रोडक्शन टैक्स का? पॉल्यूशन फी, लाइसेंस फी. ओके, जो जीबीए जो होता है इट बेसिकली रिफ्लेक्ट वैल्यू क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर, वैल्यू क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर. और ये बेसिकली जो होता है इट रिफ्लेक्ट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. that is, it basically reflect कंज्यूमर ट्रेंड. ये आप लोग बस समझिए, इसको आप नोट मत करिए. आगे जो एक्सप्लेनेशन वाला स्लाइड में इसको बताया गया है. वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज रिफ्लेक्ट कंज्यूमर ट्रेंड, वाइट जीबीए रिफ्लेक्ट वैल्यू created by producer, that is, it is also used for sectoral analysis. और ये जो है ये बेसिकली एक IMF या फिर बोल दीजिए वर्ल्ड बैंक या फिर जो भी नेशनल गवर्नमेंट होती है वो जीडीपी को यूज करती है टू कंपेयर इकोनॉमी. ठीक है, टू कंपेयर इकोनॉमी एट ग्लोबल लेवल. तो ये 3 पॉइंट को ध्यान में रखिएगा. So for sectoral analysis,
GDP इज प्रेफर ओवर GVA, गलत है. फॉर सेक्टर वी यूज GVA. एंड टू एंड फॉर कंज्यूमर ट्रेंड या फिर टू मेजर डिमांड साइड वी यूज GDP. In official reporting, GDP is considered as a headline indicator for international comparison of economy. नेशनल गवर्नमेंट जो होती है वो GDP को यूज करती है कि इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए. सो 1, 2 and 4 आर करेक्ट, ऑप्शन बी. सो यहाँ पे ये देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स को एक्सप्लेन किया गया है. GDP reflect demand side of consumption trend, not sectoral productivity, while GVA reflects sectoral productivity, that is value created by each sector before taxes and subsidies. Okay. This question is related to economic indicator. Consider the following statement. यहाँ पे देखिए PMI Purchasing Manager Index above 50 indicate expansion in business activity, while below 50 indicate contraction. This is correct. यहाँ पे देखिए PMI के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है PMI, this basically measures business activity. Okay, activity. It is monthly published by HSBC. This is basically a private survey. ऐसा नहीं कोई गवर्नमेंट एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है सर्वे को. इसमें जो है अगर PMI ग्रेटर देन 50 है मीन्स एक्सपेंशन इकोनॉमी, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस दोनों सेक्टर को मेजर करती है. अगर PMI किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर ग्रेटर देन 50 है मीन्स वो सेक्टर में एक्सपेंशन है. अगर लेस देन 50 है इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. ओके. अगर इक्वल टू 0 देन नो चेंजेज. तो यहाँ पे देखते हैं PMI इज कंपाइल्ड बाय द RBI, नॉट दिस इनकरेक्ट. इट इज कंपाइल्ड बाय HSBC एंड रिलीज मंथली एज पार्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियल नेशनल. ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, दिस इज ए प्राइवेट सर्वे. ओके. The Global Supply Chain Pressure Index is created by Federal Reserve Bank of New York. Measures shipping cost, delivery time, inventory, trade volume to capture supply chain stress. यहाँ पे देखिए to capture supply chain stress. यहाँ पे जो ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स है बेसिकली दिस रिपोर्ट इज पब्लिश बाई न्यूयॉर्क फेड. फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क. ठीक है. और ये जो बेसिकली है ये मेजर करती है हाउ स्ट्रेन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन. ओके. सप्लाई चेन. ये स्ट्रेन कैसा आएगा ग्लोबल सप्लाई चेन में. सपोज इसका जो ये जो कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली GSCPI ग्लोबल सप्लाई चेन प्राइस इंडेक्स. इसमें ये बहुत सारा पॉइंट देखा जाता है. जैसे ये देखा जाता है कि इसमें फ्रेट रेट क्या चल रहा है, फ्रेट रेट क्या है, या फिर देख लीजिए कि डिलीवरी टाइम क्या है, या फिर आप बैकलॉग देख लीजिए. बैकलॉग यहाँ पे दिया हुआ देखिए शिपिंग कॉस्ट अगर बढ़ गया
या फिर डिलीवरी टाइम इंक्रीज हो गया तो आपका GSCPI जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ये स्ट्रेन बढ़ जाएगा, सप्लाई चेन का डिस्टर्ब हो सकता है, या फिर मतलब मेजर करता है कि कितना स्ट्रेन है ग्लोबल सप्लाई चेन में। अगर इसमें देखिए, अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 है GSCPI तो नॉर्मल, इट मीन्स ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो नॉर्मल है। अगर लेस देन 0 है तो मतलब जो सप्लाई चेन है बेटर देन नॉर्मल है, बेटर देन नॉर्मल। अगर ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स सप्लाई चेन अंडर स्ट्रेस, अंडर प्रेशर। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में जो हुआ था उसका GSCPI वो ग्रेटर देन 0 था। और यहाँ पे भी देखिए ना, जो वार की वजह से जो रेड सी में जो प्रॉब्लम आ रहा था वहाँ पे डिस्ट्रप्शन का, तो वहाँ पे भी GSCPI जो है ग्लोबल सप्लाई चेन प्रेशर इंडेक्स वो भी उस टाइम ग्रेटर देन 0 था। A GSCPI value below 0 indicate a smoother than normal supply chain condition. ओके, दिस इज करेक्ट। और ये है, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन 1, 3 एंड 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें देखिए वही एग्जांपल लिएगा, इफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI 56 है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का PMI, इट मीन्स इंडस्ट्री आर एक्सपेंडिंग आउटपुट एंड हायरिंग, मीन्स बिजनेस एक्टिविटी है जो बढ़ रही है। यहाँ पे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल फाइनेंशियल इंडिकेटर कंसिडर अ फ्लोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल फाइनेंशियल इंडिकेटर। ओके, यहाँ पे फेडरल फंड रेट की बात कही गई है, इज द ओवरनाइट लेंडिंग रेट बिटवीन कमर्शियल बैंक इन द USA, ओवरनाइट लेंडिंग रेट, एंड इज द प्राइमरी मॉनेटरी पॉलिसी टूल ऑफ द US फेडरल रिजर्व, प्राइमरी मॉनेटरी पॉलिसी टूल। अब यहाँ पे समझिए, देखिए इसको अगर इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे इस वाले मतलब स्टेटमेंट को, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेसिकली। अगर इंडिया में यही देखिए, अगर ओवरनाइट लेंडिंग करना है बिटवीन द कमर्शियल बैंक, अगर तो इसके लिए कॉल मनी को यूज किया जाता है। ओके, एंड विच इज डिसाइडेड बाई सप्लाई डिमांड, सप्लाई डिमांड जो रेट होता है उस सप्लाई डिमांड के बेसिस पे रेट डिसाइड किया जाता है यहाँ पे। लेकिन देखिए जो फेडरल फंड रेट जो है, इट इज बेसिकली द प्राइमरी मॉनेटरी पॉलिसी टूल ऑफ द US फेडरल रिजर्व एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ओवरनाइट लेंडिंग रेट बिटवीन द कमर्शियल बैंक। और इंडिया में देखिए मॉनेटरी पॉलिसी टूल के लिए क्या यूज किया जाता है, रेपो रेट, रेपो रेट विच इज डिसाइडेड बाई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, RBI, राइट। ये इंडिया का मतलब रेपो रेट जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है। और ये अगर आप देखेंगे तो USA में जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो होता है, या फिर आप फेडरल फंड रेट होता है, FFR। ओके, FFR जो बेसिकली है, इट इज फेडरल फंड रेट इज बेसिकली दिस रेट इज डिसाइडेड बाई फेडरल रिजर्व। ओके, and FFR is monetary policy of USA, monetary policy tool of USA। यहाँ पे देखिए, ए राइज इन सोवरेन बॉन्ड यील्ड generally indicate lower risk perception and higher investor confidence in government finance। यहाँ पे देखिए, अगर हायर रिस्क परसेप्शन है, अगर हाई रिस्क है, अगर सपोज
किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, आप ऐसे समझिए, अगर किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मतलब काफ़ी मान लीजिए अनस्टेबल कंट्री है, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर आपको 5% मिल रहा है, और एक जो है सपोज एक स्टेबल कंट्री है, ओके, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 5% आपको मिल रहा है इन्वेस्ट करने पे, और एक जो है थोड़ा अनस्टेबल है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट 8% है, थोड़ा अनस्टेबल। तो ये क्या करती है, आप यही अगर सोचिए, अगर अगर ये भी कंट्री अगर इंटरेस्ट रेट अगर 5% रखेगी, तो क्या आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? नहीं है। ये आप ही आगे 6% भी रहेगा तो थोड़ा आप सोचेंगे, या 7% है। तो इसमें क्या होता है ना, जितना अनस्टेबल कंट्री होती है या फिर जितना अनस्टेबिलिटी होती है कंट्री में, उसका मतलब जो बॉन्ड यील्ड होता है उतना हाई रहता है। हाई मीन्स हायर रिस्क हायर बॉन्ड यील्ड। मतलब अगर आपको वहाँ पे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, तो आपको जो रिटर्न है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट से एनालॉजी को समझिए, ए राइज इन सॉवरेन बॉन्ड यील्ड, अगर हमको रिटर्न ज़्यादा देना पड़ा है, इंडिकेटिंग हायर रिस्क परसेप्शन। ओके, अगर हमको बॉन्ड यील्ड को बढ़ाना पड़ रहा है, इट मीन्स हायर रिस्क परसेप्शन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन इंडिया, मूवमेंट इन WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सिलेक्टेड कमोडिटी प्राइस इंक्लूडिंग फ्यूल एंड पावर। अब यहाँ पे देखिए, WPI जो होता है, ये रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसमें जो बेसिकली है, सिर्फ ओनली गुड्स को कंसिडर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर। इसका जो परसेंटेज होता है अराउंड 13% होता है। ये प्राइमरी आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल्स, इसमें फूड आइटम भी होती है, फूड आइटम एंड नॉन फूड आइटम, बोथ नॉन फूड आइटम। ओके, इसका जो परसेंटेज है प्राइमरी का वो 23% है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है, इट कंस्टिट्यूट 64%। ओके, ये 13%। तो इट इज़ रिफ्लेक्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला, WPI बेसिकली मेजर्स चेंजेज इन ओनली इन गुड्स। ओके, वाइल जो CPI है, CPI जो है, इट मेजर्स चेंजेज इन goods and services both. Okay, and this report is published by NSO with come under Ministry of Static and Program Implementation, MOSPI. Okay, to reflect changes in selected commodity price including, सही है, fuel and power. Commodity price is compiled in India exclusively by Reserve Bank of India. ये देखिए, ये जो कमोडिटी प्राइस इंडेक्स है ना, ये बेसिकली एक ग्लोबल इंडिकेटर है, ना कि इंडिया स्पेसिफिक है। ओके, दिस इज इनकरेक्ट। सो 1 and 3 इज करेक्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर इफ द फेड रेजेज दिस रेट फ्रॉम 5 to 5.5%, इसका मतलब क्या हो गया, जो बोरोइंग है वो बिकम कॉस्टलियर, दैट इज इट रिड्यूस इन्फ्लेशन। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ इंडिया 10-year बॉन्ड यील्ड रेज फ्रॉम 7.7% to 8%, इसका मतलब ये हुआ, इन्वेस्टर वांट मोर रिटर्न बिकॉज दे परसीव मोर रिस्क। ओके, एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू राइज, या फिर जो भी है वॉर वगैरह हो गया, या फिर ग्लोबल टेंशन हो गया। ठीक है, सो कमोडिटी प्राइस इज ए ग्लोबल इंडिकेटर, नॉट इंडिया स्पेसिफिक, और RBI पब्लिश। ओके,
यहाँ पे देखिए रेपो रेट विच इज डिसाइडेड बाई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। रेपो रेट बेसिकली जो होता है द रेट एट विच बैंक टेक लोन फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। तो यहाँ पे देखिए रेपो रेट और एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओके। एक होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अगर ये सपोज रेपो रेट अगर 6.5% है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है इस ये अराउंड 6.7% होगा। ये स्लाइटली हाई होता है और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है वो 6.2 स्लाइटली लोअर। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोले ये एक सेलिंग लिमिट है, ठीक है, मैक्सिमम सेलिंग लिमिट। ये इसको बोलते हैं फ्लोर लिमिट। ये जो डिफरेंसेस है, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये बोनस है, ये पॉइंट है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी माइनस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसका जो डिफरेंसेस हुआ, डिफरेंसेस बिटवीन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट इज कॉल्ड लिक्विडिटी LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। LAF कॉरिडोर भी इसे बोला जाता है, कॉरिडोर या लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, ओके। यहाँ पे देखिए जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसमें क्या होता है, जो बैंक होती है ओवरनाइट के लिए आरबीआई से लोन लेती है टू एडजस्ट देयर लिक्विडिटी प्रॉब्लम। और इसमें जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होता है, इसमें जो बैंक होता है ना, वो अपना जो एक्सेस सरप्लस अमाउंट होता है वो आरबीआई में डिपॉजिट करती है, ठीक है। ये दोनों आरबीआई से लेने के लिए होता है। रेपो रेट मतलब आरबीआई से बैंक लोन लेती है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लेती है, यहाँ पे ओवरनाइट के लिए लेती है, यहाँ पे आरबीआई के अंदर डिपॉजिट करती है, ठीक है। यहाँ से आउट होता है। दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इज कॉल्ड LAF कॉरिडोर। यही इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिएगा। LAF कॉरिडोर इज द इंटरेस्ट रेट बैंड सेट बाई आरबीआई, ठीक है। LAF कॉरिडोर जो है इंटरेस्ट बैंड है, दिस इज सेट बाई आरबीआई। 3 मेन कंपोनेंट है, माइनर स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड LAF कॉरिडोर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इंडिसेस कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए ग्लोबल ये जियो पॉलिटिकल रिस्क GPR इंडेक्स और ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स WTUI, दो चीज़ का जिक्र किया गया है। इसको समझने की कोशिश करते पहले। जियो पॉलिटिकल इंडेक्स, जियो पॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स, ओके, और वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स geopolitical risk index or world trade uncertainty index. This report is published by US Federal Reserve and this report is published by IMF. It measures basically risk from war, political tension, या फिर आप बोल दीजिए टेररिज्म, जो भी न्यूज़ आर्टिकल में मतलब किया जाता है उसके बेसिस पे एनालाइज करके ये GPR इंडेक्स US फेड द्वारा पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, दिस बेसिकली मेजर अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी, ओके। ये दोनों जो इंडेक्स है GPR और WTUI वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स, बेसिकली these two are very important
विच इज स्पेसिफिकली मॉनिटर बाई IMF, या फिर आप बोल दीजिए RBI एट इंडिया लेवल इकोनॉमिक सर्वे। ये दोनों इंडेक्सेस को यहाँ पे कोट किया जाता है। इट बेसिकली क्यों कोट किया जाता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बेसिकली इट इन्फ्लुएंस commodity price index, okay, it influence FDI flow, it influence inflation, it influence trade outlook across globe, okay। अब देखते हैं GPR index developed by the economist at US Federal Reserve measure risk arising from what terrorism, political tension using global news sources, okay, this is correct। US Federal Reserve द्वारा पब्लिश किया जाता है। और जो वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स है डेवलप बाय IMF, ओके, कैप्चर अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज बेस्ड ऑन टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ कंट्री रिपोर्ट एंड दिस इज करेक्ट, दिस इज पब्लिश बाय IMF। स्पाइक इन GPR इंडेक्स, अगर देखिए अगर GPR इंडेक्स बढ़ रहा है मतलब रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर रिस्क बढ़ेगा इसका मतलब वो ये जो पैरामीटर है कमोडिटी प्राइस, FDI फ्लो, या फिर इन्फ्लेशन, या फिर बोलिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, investor confidence will reduce, okay। तो a spike in GPI index usually indicate improved investor confidence and a smoother capital flow into emerging market। नहीं, अगर स्पाइक अगर इन GPI इंडेक्स में देखने को मिला, इसका मतलब है कि देयर इज राइजिंग रिस्क अराइजिंग फ्रॉम वार, टेररिज्म, या जो भी पॉलिटिकल टेंशन, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस होगा, जो कैपिटल जो फ्लो होगा इमर्जिंग मार्केट में, वो कम हो जाएगा, तो स्मूथर नहीं होगा। ये ट्रैप है, दिस पॉइंट इम्प्रूव, ये भी गलत है। बोथ GPI and WTUI are tracked by global policy maker including IMF and RBI as they influence inflation, investment and trade flow, okay, this is correct, 1, 2 and 4। यहाँ पे देख लीजिएगा GPR इंडेक्स डेवलप्ड बाय इकोनॉमिक्स एट US फेडरल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इस क्वेश्चन में देखिए, विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू ट्रेंड ऑफ इंडियन स्टेट, ओके, कंसिडर अ फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे देखिए, पहले देख लेते हैं स्टेट का जो रेवेन्यू होता है, एक तो अपना होता है ऑन टैक्स रेवेन्यू, एक ऐसे आप ऐसे चलिए डिस्कस करते हैं। स्टेट टोटल टैक्स रेवेन्यू, जिसका एक कंपोनेंट होगा स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, OTR, ओके। यहाँ पे देखिए द शार्प राइज इन स्टेट टोटल टैक्स रेवेन्यू, स्टेट टोटल टैक्स वाज मेनली sharp rise in state total tax revenue was mainly due to higher devolution of union tax by center, which grew by more than 35%। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेट का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज किया है। ये क्यों इंक्रीज किया था? इस पीरियड में अप्रैल से नवंबर के टाइम में जो अगर लास्ट ईयर के कंपेयर में देखेंगे जो 23rd में, तो उसके कंपेयर में इस टाइम पीरियड में देखेंगे तो स्टेट सेंटर के द्वारा जो स्टेट को जो फंड दिया गया वो 38.1% था, इंक्रीज किया था, ठीक है। ईयर टू ईयर बेसिस पे हायर था। जो सेंटर जो स्टेट को फंड देती है बेस्ड ऑन फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन,
and this fund basically given by based on 15 finance commission recommendation. इसमें क्या होता है ना, जितना भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसका सरचार्ज और सेस को हटा दीजिए, उसमें उसका 41% सेंट्रल स्टेट को देती है। तो इसमें क्या हुआ था ना, इसी टाइम पीरियड में अगर लास्ट ईयर के कंपेयर में देखेंगे तो उसके कंपेयर में 38% एक्स्ट्रा सेंटर ने स्टेट को दिया, राइज हुआ। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसमें ये हो सकता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है, रेवेन्यू जो है सेंटर का वो बढ़ा है, रेवेन्यू जो बेस कलेक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, या इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इंक्रीज होने से स्टेट का रेवेन्यू, सेंटर का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो उसमें क्या हो, उसका जो 41%, ऐसे इसका एग्जांपल समझिए, सपोज पहले 100 यूनिट था स्टेट सेंटर का रेवेन्यू, 100 से बढ़ के अभी 200 हो गया। तो अभी ये देखिए, अगर पहले क्या इसी का 41% अगर नेट शेष और सरचार्ज यूनिट हटा देते तो 100 का अगर 41% करेंगे 41 यूनिट आ जाएगा, राइट। यहाँ पे इसी का 41% अगर करेंगे तो 82 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ? चूँकि सेंटर का पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू रजिस्टर्ड डबल डिजिट ग्रोथ, ओके, ड्रिवन लार्जली बाय SGST, स्टाम्प ड्यूटी एंड पेट्रोलियम रिलेटेड टैक्स। इसमें देखिए क्या हुआ था, स्टेट का जो ऑन टैक्स रेवेन्यू, जो स्टेट खुद से टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट करती है, उसमें 10.8% का ग्रोथ मिला था विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है। ये जो है एंड फाइनेंशियल ईयर 25 का बात कर रहा हूँ, इसका जो विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर 24, ओके। इसका जो मेन ड्राइवर था इंक्रीज होने का SGST था। SGST में अराउंड 14.2% का ग्रोथ मिला। स्टाम्प ड्यूटी में, इवन स्टाम्प ड्यूटी में भी 13.1% का ग्रोथ मिला था। और जो पेट्रोलियम से जो वैट फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ से जो वैट कलेक्शन हुआ था उसमें भी 9.5% का ग्रोथ मिला था। तो ओवरऑल क्या है, यहाँ पे देखिए जो मेन ड्राइवर था SGST था, स्टाम्प ड्यूटी था, सेल्स ऑफ पेट्रोलियम, ये सब में ग्रोथ आया था, मतलब ज़्यादा रेवेन्यू आया था स्टेट को। तो इसलिए स्टेट का ऑन टैक्स रेवेन्यू जो था वो डबल डिजिट ग्रोथ दिखने को मिला था। तो ये भी सही है। लैंड रेवेन्यू रिमेन द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू OTR। नहीं, ये क्या है ना, देखिए लैंड रेवेन्यू जो है OTR का ओनली 2% है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें फॉल देखने को मिला था 14.9% का, इसमें फॉल हुआ था। सो पॉजिटिव ग्रोथ गलत है, ठीक है, ऑफ मोर देन 10% इन दिस पीरियड। इसमें एक्चुअली अराउंड मान के चलिए 15% का फॉल देखने को मिला है, ना कि ग्रोथ, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है। एज पर फिफ्थ फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन 41% ऑफ डिवॉल्व ऑफ यूनियन टैक्स मस्ट बी डिवोटेड टू डिवॉल्व टू स्टेट, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। 15 फाइनेंस कमीशन जो है इसका जो रिकमेंडेशन है, ये बेसिकली जो इसका जो रिकमेंडेशन अप टू 2021 से 26 के लिए है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, ऑप्शन बी। देखिए OTR शो डबल डिजिट ग्रोथ, मेन ड्राइवर SGST, स्टेट जो GST है उसमें भी 14% का ग्रोथ मिला, स्टाम्प ड्यूटी में भी 13% का ग्रोथ मिला, पेट्रोलियम वैट फ्रॉम सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वहाँ पे भी ग्रोथ मिला है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे देखिए, स्टेट लेवी एक्साइज ड्यूटी on the manufacture of alcohol for human consumption। ओके, मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है स्टेट लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल फॉर ह्यूमन, while they levy VAT only sale tax on its retail sale since liquor is kept outside GST। This is correct। देखिए, अंडर द सेवंथ शेड्यूल इंटी 53 ऑफ द स्टेट लिस्ट empower state to levy excise ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, यहाँ पे ट्रैप है, यहाँ पे समझिए। स्टेट का दो एंट्री लिस्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक है एंट्री लिस्ट एंट्री 51 एंड एंट्री 53। दिस डील विथ लिकर, दिस डील विथ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखिए, इसमें क्या क्या किया गया, स्टेट एंट्री 51 स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट ऑफ एंट्री 51, इट empower बेसिकली स्टेट टू collect excise and सेल्स टैक्स। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एक्साइज एंड सेल्स टैक्स फ्रॉम लिकर। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंट्री 53 ऑफ स्टेट लिस्ट empower a state to collect only duty, electricity duty on the consumption ऑब्ली सेल, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये यहाँ पे देखिए, नॉट ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन द कंजम्पशन ऑफ द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो बेसिकली 53 empower स्टेट टू कलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, नॉट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, नॉट ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। That is, a state is not empowered to collect excise duty on production of electricity, while a state is empowered to collect excise as well sales tax from liquor under entry 51 of a state list। ओके, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। एंट्री लिस्ट तो अंडर 7 शेड्यूल एंट्री 53 ऑफ अ स्टेट empower स्टेट टू लेवी एक्साइज ड्यूटी। यहाँ पे देखिए, 53 डज नॉट empower स्टेट टू लेवी एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गलत है। इलेक्ट्रिसिटी लेवी बाय स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूशनली टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट ऑन, ठीक है, अंडर एंट्री 53। ओके, करेक्ट। एज पर द यूनियन लिस्ट 84 एंट्री 84 empowered द सेंटर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन मोस्ट, देखिए यहाँ पे देखिए ट्रैप है, मोस्ट, ओके, मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज एक्सक्लूडेड। करेक्ट। जो एक्साइज ड्यूटी जो है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल इज collected by a state, not by center, and this is also clearly stated in NT 84।
तो 1 and 1 3 4 इज करेक्ट. यहाँ पे देखिए, विथ रेफरेंस टू द टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट. ओके, एक और क्वेश्चन है, टैक्सेशन पावर ऑफ स्टेट. प्रोफेशनल टैक्स इज लेवी अंडर आर्टिकल 276 of the constitution, but the maximum amount payable by any person is capped 2500 per year. ठीक है, ये जो है ना आर्टिकल 276 इट बेसिकली empowered टू स्टेट लेवी एंड कलेक्ट प्रोफेशनल टैक्स. ओके, यहाँ पे देखिए, इट्स बेसिकली empower स्टेट. ठीक है, यहाँ पे इट बेसिक आर्टिकल 276 बेसिकली empower state to levy and collect प्रोफेशनल टैक्स. प्रोफेशनल टैक्स, ये जो टैक्स होता है ना, प्राइवेट एम्प्लॉय हो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों पे लगाया जाता है. वो सेंटर का भी हो सकता है, अगर सेंटर एम्प्लॉय है तो भी उस पर प्रोफेशनल टैक्स लगता है, या फिर स्टेट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो. ठीक है, लेकिन ये इसका जो मैक्सिमम लिमिट है 2500 है पर ईयर. इससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू कलेक्ट टैक्स. दिस इज करेक्ट. स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर इज लेविड अंडर यूनियन लिस्ट बट इस कलेक्शन इज असाइंड टू द स्टेट. गलत है. एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, देखिए, एंट्री स्टेट एंट्री लिस्ट 51 गिव एक्सक्लूसिव राइट टू अ स्टेट टू लेवी एंड कलेक्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन लीकर. ठीक है, सो इट्स बेसिकली फॉल अंडर अ स्टेट लिस्ट. ठीक है, टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन ऑफ सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉल अंडर स्टेट लिस्ट इंटू 53. ओके, ऐसे जनरली कलेक्ट एम एज इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एडेड टू बिल. सही है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में. After the introduction of GST, luxury tax and entertainment tax were subsumed into GST, but state still retain power to tax betting, gambling, horse racing, lottery under Entry 62 अपर स्टेट लिस्ट. अब ये देखिए, ओरिजिनली जो है Entry 62 ऑफ स्टेट लिस्ट ओरिजिनली जो है इट्स बेसिकली empower स्टेट टू कलेक्ट लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ठीक है, और बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी. ठीक है, ओरिजिनली Entry 62 बेसिकली empower स्टेट टू कलेक्ट ऑल these taxes, but after introduction of GST, these two taxes, luxury tax and entertainment tax, shifted to GST. But a state is still empowered to levy and collect betting, gambling and lottery taxes. Okay. So 1, 3 and 4 statement B is correct. 1, 3 and 4. हम लोग 84 का डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन लिस्ट. इट बेसिकली एक्सक्लूड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, लेविंग इट इंटायरली बाय द स्टेट. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन.